नमस्कार सभी को। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12 की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो उसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए कोशिश करेंगे कि अपने आज इस क्लास को फिनिश कर दें। थोड़ी बहुत रही तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तो आज का हमारा जो अध्ययन का बिंदु है वो है कि सुदूर क्षेत्रों से जो भारत का संपर्क था। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा छोटी सी बात कि ये देखो, ये हमारे हड़प्पा, लोथल ये बिंदु हो गए। तो मेलुहा जो शब्द है वो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंध निवासियों के लिए, सिंधु वासियों के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। हमारा जो लोथल बंदरगाह था, सुतकोंगेडोर बंदरगाह था, हमारा जो संपर्क था मगान, दिलमून ऐसे करके आगे तक था। मगान ये मकरान तट, दिलमून और यहीं पर द्वीप पड़ता है पास में एक बहरीन द्वीप। तो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विदेशों से व्यापारिक संबंध था। और ये ईरान, अरब इधर वाले इलाके हो गए जहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता पनपी। तो इनके साथ भारत का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। और ये लिखते हैं कि मेलुहा के लोग जो हैं वो नाविकों का देश है, ऐसे करके वो मेलुहा शब्द आगे हम जिक्र करेंगे, बार बार वो प्रयुक्त होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता है। वैसे हम ये मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था, तांबा जो लाते थे वो कहाँ से लाते थे? खेतड़ी, राजस्थान से। लेकिन अब जो नई खोजें मिली उसमें पता चला कि तांबा कहाँ से? ओमान से भी आता था। ओमान मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, एक बार और बता देता हूँ। ये है यहाँ पर, इसको ओमान कहते हैं। ये तो कहते हैं कि तांबा यहाँ से भी लाया जाता था। अब तांबा ये कैसे लाते थे? तांबा लाया जाता था, रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। भाई कैसे पता चला कि ओमान से भी तांबा मंगाते थे? तो दोनों में निकल के अंश मिले जो दानों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। दोनों के साझा उद्भव कि दोनों में आपस में समानता थी। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, एक तो तांबा, दोनों में निकल के अंश हो गए। दूसरा क्या हो गया? तो एक विशिष्ट पात्र, जो अभी ये ब्लैक वाला आप पात्र देख रहे हैं, ये एक बड़ा हड़प्पाई ये मृदवान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ओमान के स्थलों से ये बड़ा एक बर्तन मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है, इसलिए ये परत चढ़ाई जाती थी ताकि तरल पदार्थों का रिसाव ना हो। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। अब इस बात का मैं आपको बताऊं, मतलब ये यहाँ ये कहना चाहता है कि ओमान से जो तांबा आता था उसके बदले में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पात्र में कुछ भर के ओमान को बेचते थे तांबे के बदले में। तो ये ओमान से हड़प्पा का मृदभांड मिला है, यहाँ ये संकेत कर रहा है। अब हम नेक्स्ट जो बात पढ़ रहे हैं, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान को ओमान कहा गया है। ओमान नाम ओमान के लिए प्रयुक्त हुआ है। मगान जो नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। अभी ओमान से हमने पढ़ा दो चीज़ें, एक तो दोनों में निकल के अंश समान हैं और दूसरा एक वो ब्लैक रंग का एक पोट, एक बर्तन मिला। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। वही बात जो ओमान वो मेसोपोटामिया में मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें। अब एक तो ये हो गया तांबा, जिससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया, ओमान यहाँ से संपर्क था। अन्य क्या चीज़ें जो ये बताती हैं कि उनके साथ संपर्क था? हड़प्पाई मोहरें जो वहाँ मिली, बाट,
पासे तथा मन के शामिल हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, संभवतः आज का बहरीन द्वीप, मगान यानी कि ओमान तथा मेलूहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलूहा से प्राप्त, मेलूहा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, नोट करनी है बात। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के लेखों में क्या नाम मिलता है, मेलूहा। मेलूहा के उत्पादों का से प्राप्त निम्नलिखित, ये कहते हैं कि मेलूहा से वो क्या क्या लाते थे, कार्निलियर लाते थे, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलूहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है, एक मिथक एक धारणा है क्या, कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रासाद में सुनाई दे। तो हाजा पक्षी किसके लिए, पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। भाई तुम्हारा हाजा पक्षी मोर, तो मोर के लिए क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलूहा को नाविकों का देश कहते हैं। ध्यान रखना, नाविकों का देश कहा गया है मेसोपोटामिया के लेखा में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, मेलूहा को। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन देखते हैं। अब ये एक गोलाकार फारस की खाड़ी की मोहर मिली है बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र, तो ये आपको पता है ये इस तरह का सिस्टम, ये सींग वाला बैल और ये हड़प्पा के हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। तो फारस की खाड़ी की मोहर बहरीन में मिली है जिस पर हड़प्पाई अंक कुछ चित्र मिलते हैं। अब नाव के चित्र वाली मोहर, ये देखो, ये नाव का चित्र दिया गया है यहाँ, ये कहाँ से मिली है, ये बता दूं आपको, ये मिली है मेसोपोटामिया से ये मोहर मिली है। अब हम नेक्स्ट, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक वाला, 9 चिन्हों वाला एक सूचना पट मिला है। कहाँ से? एक बात बता दूं, सूचना पट के साक्ष्य इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। कहाँ से मिले? धौलावीरा से मिलते हैं सूचना पट के साक्ष्य। स्टेडियम के साक्ष्य भी धौलावीरा से मिलते हैं। यहाँ मैं बात आपको फिर कल वाली रिपीट करवा दूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थान थे वो 2 भागों में बंटे होते थे। एक पूर्व वाला जिसको निचला शहर कहते थे और निचला भाग था शहरी क्षेत्र, और एक इधर पूर्व पश्चिम का जो भाग था वो क्या था? दुर्ग क्षेत्र। लेकिन जहाँ से सूचना पट मिला वहीं स्टेडियम के भी साक्ष्य हैं, ठीक है। और ये कौन से स्थान की बात कर रहे हैं? धौलावीरा। तो धौलावीरा का जो शहर है वो 3 भागों में, धौलावीरा जो स्थान है वो 3 भागों में बंटा हुआ था, बाकी सभी 2-2 भागों में थे। धौलावीरा अपवाद है। मोहरें और मुद्रांकन, मोहरें, लिपि तथा बाट, ये हमारा पॉइंट है। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। अब देखते हैं कि मोहरें जो है उसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला आपने एक विचार करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गिल्ली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन जो है वो अक्षुण्ण रहा, मतलब वो मिटा नहीं, वैसा का वैसा रहा, तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था, प्रेषक यानी कि उसका भेजने वाले की पहचान का भी पता चलता था। अब ये रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन है। मैं बता दूं, जब सील लगाई गई, मोहर लगाई गई और मोहर जो छपी हुई वो क्या हो गया? मुद्रांकन हो गया। तो मुद्रांकन जो है वो लंबी दूरी तक सामान भेजने के लिए एक प्रूफ के तौर पर,
भाई अपने वैसे सीलिंग करके भेजते हैं आज के समय में, अगर वो खुला हुआ हो तो पता चल जाता है कि सीलिंग खुली हुई है, तो ये इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता था। एक रहस्यमयी लिपि, रोपड़ से मिला है ये मुद्रांकन का एक चित्र, रहस्यमयी। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। मोहरों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि या तो वो मालिक का नाम होगा या उसकी पदवी, क्योंकि उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, एक अंदाज़ा लगाया गया है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अब वैसे भी तो ये एक चित्राक्षर लिपि थी, चित्रों के माध्यम से, भाव चित्रात्मक लिपि की भावनाओं को चित्रों के माध्यम से समझा जाने की उनका एक प्रयत्न होगा। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इस अध्याय में हमने जितना भी जिक्र करना है, जो पुरातत्वविद हैं, अलग अलग जो लोग हैं पुरातत्वविद, वो क्या है, उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, तो जितनी भौतिक वस्तुएं मिली है उससे अंदाज़ा एक लगाया जा सकता है कि उनका जीवन यापन कैसा रहा होगा। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 जो सिंबल, एक चिन्ह दिए गए हैं, वो 26 है। तो प्रश्न यहाँ ये बन जाता है कि हड़प्पा में सबसे लंबा जो अभिलेख मिला उसके में कितने चिन्ह हैं? 26 हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। वर्णमालीय नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच चिन्ह रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न कितने क्या बन गए? उनकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, भाव चित्रात्मक। फिर सबसे लंबा जो अभिलेख है उसमें कुल कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह। उसमें कुल कितने चिन्ह थे लिपि में? कुल कितने? तो 375 से 400 जो सांकेतिक चिन्ह थे वो मिलते हैं। अच्छा, लिपि किस तरह से लिखी जाती थी? दाईं से इस तरफ से ऐसे, इस तरफ, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये उनकी लिपि के बारे में। भाव चित्रात्मक लिपि, कुल 26 चिन्ह, सबसे लंबा अभिलेख है। टोटल उस लिपि में चिन्ह, जैसे अपने वर्णमाला में कितने होते हैं, ABCD में कुल 26 जो अल्फ़ाबेट जैसे होते हैं, उसी तरह इनमें कुल कितने थे? 375 से 400। और ये दाईं से बाईं लिखी जाती थी, अपने वाली बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं और चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान। अब देखो इसका मतलब क्या है। ये कहता है कि मान लो उनके पास इतनी बड़ी एक पर्ची है, कागज़ तो था नहीं, जहाँ जिस पर भी लिखा, मोहर पर वो उनको लिखना होता था। तो वो कहते हैं कि यहाँ से उसने लिखना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे करके, मान लो कोई मछली का चिन्ह, ऐसे ऐसे जो भी उन्होंने लिखना, तो इधर आके एक स्पेस कम रह गया बाईं ओर। अब बाईं ओर वो क्या है कि अक्षर बिल्कुल पास पास में है, तो जिससे उन्होंने सोचा कि उनको लिखना तो लंबी लाइन थी लेकिन एक मोड़ पर लिखना था, तो यहाँ से लगा वो, लास्ट में जाके स्पेस कम रहा, तो उन्होंने बिल्कुल नज़दीक नज़दीक अक्षर लिखे, जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती होगी। उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। नहीं तो आपको कुछ भी कमी लगे आप कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। लिखावट किस किस पर? मोहरें। ये बात आपको थोड़ी सी एक बताना चाहूँगा जनरल नॉलेज की। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मोहरें सबसे ज़्यादा मिली हैं MJD से, यानी कि मोहनजोदड़ो से। और अगर पूछा जाए अभिलेख युक्त मोहरें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं, अभिलेख युक्त, तो अभिलेख युक्त मिली हैं जी हड़प्पा से। ये आपने ध्यान रखना है। मेरा वो पेन नहीं आया स्क्रीन पर लिखने वाला, इसलिए अंगुली से लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको समझ कम आता होगा। जल्दी अपने इसमें सुधार कर लेंगे और बोर्ड पे भी कक्षाएं स्टार्ट करेंगे। एक बार आप इससे काम स्टार्ट कर लें तो अभिलेख, ये बात आ गई कि जिन पर लिखावट मिली है क्या क्या वस्तुएं हैं। मोहरें हैं, तांबे के औजार हैं, मृदबानों के आवंट हैं, तांबे
तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट कहाँ से मिला है? ध्यान रखना है आपको, धोलावीरा से, जिस पर क्या है? 9 चिन्ह हैं। याद रखिए, हो सकता है नष्टप्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो, जो नष्ट हो गई, नष्टप्राय वस्तुएं। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये आप में जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज लिखी जाती है। बाट किस तरह के रहे होंगे? विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट किसके बनते थे? चर्ट नामक पत्थर के। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, मैंने मोहरों का जिक्र किया था। मोहरें जो थी वो किससे बनती थी? सेल खड़ी नामक पत्थर से। यहाँ आपने ध्यान देना है, बाट किससे बनते हैं? चर्ट नामक पत्थर से। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या रहता है? मोहरें रहती हैं। उनकी जो माप तोल की इकाई थी, बाट थे, वो चर्ट नामक पत्थर से बनते थे और आम तौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे, घनाकार रूप में थे। इन पर किसी भी तरह का निशान नहीं था। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी यानी कि 16 के अनुपात में बाट रहता था, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। पलड़ा सुरकोटड़ा में भी मिला है एक। अब हम जिक्र करते हैं इनकी प्राचीन सत्ता। ये इस तरफ दिखाई गई है। पुरोहित राजा की एक मूर्ति मिली है, जो कि कहाँ से मिली है? MJD मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की एक पुरोहित योगी की कह दो, पुरोहित राजा की एक मूर्ति मिली है। अब हम देखेंगे कैसे पता चला कि ये पुरोहित की मूर्ति है। दाढ़ी में कट तो परमेश्वर वाला है। देखो, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिले हैं। कहते हैं कि फैसले जो डिसीजन लिया जाता था जटिल तरीके से, मतलब वो उस तरफ हमें ले जाना चाहते हैं। सत्ता कैसी थी? अगर राजा का शासन था तो किस तरह था, और अगर जनतांत्रिक प्रणाली थी तो किस तरह की थी। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही लें, जैसा कि मृदबांडों, मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें 4:2:1 की रही थी, 4:2:1, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था। जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1। तो ये कहता है जम्मू से गुजरात तक, जम्मू में मांडा उत्तरी क्षेत्र है, सबसे 1 अनुपात की मिली हैं। हमने यह भी देखा, मतलब एक रूपता, यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई। तो कारण रहा होगा जहाँ से जिस तरह की धातु उत्पादित करनी है, उसके पास उस वैसी एक बस्ती का निर्माण कर देते थे। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? आखिर क्या वहाँ राजा का शासन था, जिसके एक इशारे पर सभी काम एक तरह के? मान लो भारत में एक तरह की मुद्रा चलती है, मतलब भारत का एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अलग अलग तो नहीं है। तो इसी तरह ये यहाँ कहना चाहते हैं पुरातत्वविद कि क्या वहाँ पर किसी एक व्यक्ति का शासन था? ये कहते हैं कि वहाँ फैसले तो जटिल लिए गए थे। आप यहाँ ध्यान रखें। अब पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ये मिली है। इनको कैसे पता चला कि ये पुरोहित राजा की मूर्ति थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना गया है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता रही थी, वहाँ पर पुरोहितों का शासन बताया गया है, यानी कि राजा का, पुरोहित राजा का शासन। तो ये मानते हैं कि उनकी तरह यहाँ का शासन रहा होगा। प्रासाद महल को कहते हैं शासक राजा। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। हम बिल्कुल श्योर नहीं हैं कि वहाँ किस तरह का शासन रहा होगा,
पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है जिसको राजप्रासाद कह सकते हैं, राजा का महल, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। लेकिन इससे संबंधित कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। जिस तरह उस भवन में क्या, जैसे सामान्य लोग जिस तरह की वस्तुओं का उपयोग करते थे वैसी ही वस्तुएं मिली। ये नहीं कि राजा के लिए कोई स्पेशल वस्तुएं मिली हो, तो श्योर नहीं कहा जा सकता। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा, ये वाली की संज्ञा दी गई थी क्योंकि यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक आगे के पृष्ठों में प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। अभी ये श्योर नहीं है कि जो ये पुरोहित राजा या अनुष्ठानिक जो प्रथाएं करते थे क्या राजनीतिक सत्ता उन्हीं के पास थी, श्योर नहीं है अभी तक बिल्कुल भी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। वो कहते हैं कोई एक शासक नहीं था, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, सभी एक जैसे थे। और दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, अलग अलग, जैसे हड़प्पा का अलग राजा, मोहनजोदड़ो का अलग राजा। इसी तरह जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था और एक ही राज्य था जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं नियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात। देखो, एक योजना के अनुसार वो बस्तियां बसी हुई थी। मैंने कहा पूरे मांडा से अपने गुजरात तक, इधर दैमाबाद तक 4:2:1 निश्चित अनुपात की ईंटें तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है कि अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है। अंतिम परिकल्पना कौन सी? कि पूरा एक ही राज्य था और एक राजा का शासन था। इसको ये ज़्यादा युक्ति संगत प्रतीत मानते हैं और क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे कि अगर सभी लोग एक जैसे थे तो ये संभव नहीं हो सकता कि सभी एक जैसा जटिल निर्णय ले पाएँ। ये तो एक जो मुखिया होगा उसका निर्णय मानना पड़ता होगा, इसीलिए वो जटिलता कार्यान्वित की, इसी तरह के निर्णय कार्यान्वित। हमने स्टार्टिंग जो इसको किया तो यहाँ से स्टार्ट किया था कि हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने, तो लास्ट में जाकर यहीं ये ख़त्म करते हैं कि वो जो जटिलता है वो पूरे समुदाय द्वारा नहीं ली जा सकती, वो तो किसी एक राजा का शासन रहा होगा। अब हम देखते हैं कि सभ्यता का अंत किस तरह हुआ। हमने देखा कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व यानी कि BC तक एक विकसित हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता रही। उससे पूर्व वाली प्रारंभिक, उसके बाद वाली उत्तर हड़प्पा या हड़प्पा उत्तर संस्कृति। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। मतलब यहाँ से वो जो हड़प्पा स्थल थे वो ख़त्म हो गए। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। मतलब गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ नई बस्तियाँ बसने लगी, जहाँ पर चोलिस्तान में जो ये विकसित हड़प्पा के शहर जो बसे थे वो बिल्कुल समाप्ति के, पतन के कागार पर थे, उनका पतन हो गया था। अब हमें ये देखना है कि उनका पतन कैसे हुआ, क्या कारण रहे कि सभ्यता का अंत हो गया। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। 2600 से 1900 रही, तो उत्तर हड़प्पा तो 1900 के बाद अस्तित्व में रही है। जो विकसित हड़प्पा है वो नहीं रही। हड़प्पा के बाद की सभ्यता उत्तर हड़प्पा, कुछ चुने हुए, मैंने स्टार्टिंग में
हड़प्पा सभ्यता जो पहला पार्ट था उसमें हड़प्पा को 3 भागों में बांटकर समझाया है। आप इससे पहले की 2 वीडियो भी देख लें अगर वो नहीं देखी। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था। जैसे अब देखो जो उत्तर हड़प्पा की संस्कृति है उसमें क्या क्या बदलाव आया। बाटों, मोहरों, विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। भी एक निश्चित बाट था, सभी में एक जैसी मोहरें थी, विशिष्ट मनके थे, वो समाप्त हो गए। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ था तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। बड़े बड़े शहर नहीं बने थे। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। मतलब बड़े बड़े शहर, उनका पतन हो गया, एक नई जीवन शैली आई उत्तर हड़प्पा काल में, उसको हम ग्रामीण जीवन शैली कह सकते हैं और वो उत्तर हड़प्पा काल या अनुवर्ती संस्कृति के नाम से जानी जाती है। उत्तरवर्ती जो उत्तर हड़प्पा काल के जो शहर थे कौन कौन से मिले हैं, उनमें ये रंगपुर और ये जहाँ पर उत्तर हड़प्पा संस्कृति के विशेष मिले हैं सिसवाल यहाँ पर। तो झूकर जाकर संस्कृति जो है वो उत्तर हड़प्पा काल की थी। चनहुंदड़ों से झूकर जाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। मैं बताना चाहूँगा झूकर जाकर ये क्या थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कुछ छोटी छोटी स्थानिक सभ्यताएं या संस्कृतियां उत्पन्न हुई। तो उनमें से एक संस्कृति थी झूकर झूकर जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक झूकर जगह थी जहाँ से इस संस्कृति के जो अवशेष नई संस्कृति का पता चला तो झूकर के नाम पर इसको झूकर जाकर संस्कृति नाम रख दिया। और वैसे ही अवशेष चनहुंदड़ों में मिले तो इसीलिए कहा जाता है कि चनहुंदड़ों में झूकर जाकर संस्कृति के अवशेष मिले। तो रंगपुर में भी विकसित उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ यानी कि सभ्यता कैसे पतन हुआ इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई जिनमें जलवायु परिवर्तन, कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु का परिवर्तन, वनों की कटाई के कारण अत्यधिक बाढ़ आई तो कह रहे हैं कि सभ्यता का पतन हुआ। कुछ लोग कहते हैं नदियों का सूख जाना भी इसका एक कारण था या उसका मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग आदि कुछ कारण इनमें माने गए। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु हम ये कहें कि पूरी सभ्यता का पतन एक ही कारण से हुआ ऐसा संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। तो मतलब जो एकीकरण था, एक समान बाट, एक जैसी मोहरें, एक जैसे वो मनके वगैरह या सुदूर व्यापार, उस एकीकरण का अंत हो गया। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों, मृद भांडों का लोप हो जाना, मानकीकृत जो बाट प्रणाली 16 के अनुपात में थी, जो चर्ट नामक पत्थर से बनते थे, उसकी जगह क्या था, स्थानीय बाटों का प्रयोग शुरू हो गया। शहरों का पतन या परित्याग हो गया, ग्रामीण संस्कृति का उद्भव हुआ। इस तर्क को बल मिलता है इससे उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस उपमहाद्वीप को जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का पतन हुआ तो सहस्त्राब्दी लगभग कई सौ सालों बाद शहर बसने शुरू हुए, क्योंकि आप मानो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक रहती है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा। तो उससे लेकर उसके बाद आप मान लो कि 600 ईसा पूर्व में दोबारा से शहर बसने शुरू हुए। महाजनपद काल में दोबारा से शहरों का निर्माण, क्योंकि इसके बाद वैदिक सभ्यता आएगी तो वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रहती है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के पतन के बाद 600 ईसा पूर्व में महाजनपद काल शुरू होता है। सहस्त्रों सालों बाद, कई सौ सालों बाद, 1900 से 600 के में फिर दोबारा शहरों का विकास होना शुरू हुआ।
यहाँ एक साक्ष्य उन्होंने दिया है, जैसे कि कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि आक्रमण के कारण, किसी ने कहा कि भूकंप आया, किसी ने कहा कि नदियों ने मार्ग परिवर्तन किया, किसी ने कहा भूमि का अत्यधिक उपयोग, ये कारण रहे। लेकिन एक साक्ष्य यहाँ दिया गया कि आक्रमण किया किसी ने, इसीलिए सभ्यता का पतन हुआ। डेड मैन लेन यानी कि एक मौत की जो गली है, वो संकरी गली जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है, ये किसी ने एक उदाहरण पेश किया है कि वहाँ पर आक्रमण के कारण लोग खत्म हुए। वह बिंदु जहाँ यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियाँ मिली थी। ये सभी बहुत बुरी अवस्था में थी। यह दड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित डेडमैन लेन एक नाम दे दिया। जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, वो बुक जो उन्होंने लिखी उसमें ये बात लिखते हैं। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पिंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। कहते हैं कि उनकी जो मृत्यु, उनकी लाशें मिली तो उनके आभूषण पहने हुए थे, यानी कि वो कहीं आ जा रहे थे, अचानक उन पर आक्रमण हुआ तो आभूषण, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो आभूषण तो उनके पहने ही रह गए। तो बहुत समय पश्चात फिर 1947 में आर.एम. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। व्हीलर क्या लिखते हैं? व्हीलर कहते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका पतन कैसे हुआ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद कहलाया। तो ये ऋग्वेद से, क्योंकि जो दूसरी सभ्यता आई, कहते हैं कि उन्होंने इन पर आक्रमण किया और नई सभ्यता उन्होंने अपनी बना ली। तो ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है पुर, जिसका अर्थ है प्राचीन किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, यानी कि गढ़ विध्वंसक कहा गया है, यानी कि दुर्ग का विध्वंस करने वाला। तो ये दुर्ग कहाँ है या कहाँ थे? पहले यह माना गया था कि ये मिथक मात्र थे, हड़प्पा मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया है। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की, आर्य नहीं, अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी, कुछ अनार्य लोग रहते थे। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई हो सकता है? जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इसे कमज़ोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंदर अभियुक्त माना गया है। इंदर को पुरंदर यानी कि गढ़ विध्वंसक कहा गया है। कहते हैं कि उनके जो आर्यों के, ऋग्वैदिक सभ्यता के जो मुख्य देवता थे पुरंदर, उन्होंने इन पर हमला किया और इस सभ्यता का पतन कर दिया। व्हीलर अपनी बुक में लिखते हैं ये बात। एशियंट इंडिया में 1960 के दशक में अब जॉर्ज डेल्स नामक एक पुरातत्वविद आया। उसने कहा मोहनजोदड़ो में जनसंहार के जो साक्ष्य हैं उस पर वो सवाल उठाते हैं। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपिंजर एक ही काल से संबंध नहीं है, मतलब एक ही समय, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जितने अस्थिपिंजर हैं एक ही काल के हैं और उन पर आक्रमण किया उस समय उनको मृत्यु प्राप्त, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा वो तो अलग अलग काल के हैं। हालांकि इनमें से 2 से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, कोई 2 अस्थिपिंजर, पर अधिक अस्थियां जिन संदर्भों में मिली वे इंगित करती हैं कि अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवादान थे। मतलब वो कहते हैं कि जब उनको दफनाने गए तो बड़ी लापरवाही की और श्रद्धा से उनको नहीं दफनाया गया, तो वो एक शवादान थे, शवादान मात्र थे। शहर में अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं हैं।
चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण की कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। तो जो जीएफ डेल्स ने अपनी बुक लिखी द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, मैसेकर, ये जो विनाश हुआ ये बिल्कुल मिथक था एक उनका मानना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानी पूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। तो डेल्स ने इससे पहले के जो व्हीलर ने जो व्याख्या दी थी और जॉन मार्शल ने कि उनका नरसंहार हुआ, तो उसको डेल्स ने बिल्कुल बदल दिया। और डेल्स का तर्क भी बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इतिहास में जो तथ्य होते हैं, जो व्याख्या होती हैं, कभी भी स्थायी नहीं होती। आगे जैसे जैसे समय बदलता है, जो इतिहासकार पुरातत्वविद हैं वो उसको तर्क के साथ बदल देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस विषय में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कनिंघम का भ्रम। कनिंघम जब भारतीय पुरातात्विक विभाग के, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी, भारतीय पुरातात्विक विभाग की, उसके पहले निदेशक थे कनिंघम। तो उनको एक भ्रम था। क्या भ्रम रहा होगा? पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं सदी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए। 19वीं सदी में ये उत्खनन कार्य करते हैं। तब पुरातात्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। कहा गया है कि भौतिक वस्तुओं से वो महज सच नहीं मानते थे। जो लिखित स्रोत हैं पुराने साहित्यिक या अभिलेख, तो उससे वो ज़्यादा उसको मानते थे सही। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि थी, ये ध्यान रखेंगे आप, मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक, यानी कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईस्वी तक आरंभिक ऐतिहासिक, तो उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। मतलब कनिंघम आरंभिक ऐतिहासिक काल के बाद का जितना साहित्य है उससे मदद लेकर जितना भी कुछ प्राचीन इतिहास के बारे में मिल सकता है वो सिर्फ उसमें विश्वास करते थे। और आरंभिक ऐतिहासिक काल कब से प्रारंभ होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, जहाँ से महाजनपद काल की शुरुआत होती है। तो ऐतिहासिक काल से पहले कौन सा काल था? आद्य ऐतिहासिक। उससे पहले कौन सा था? प्रागैतिहासिक। मैं बताना चाहूँगा 3 तरह का काल: प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। प्राग इतिहास यानी कि जिसमें न लिखा गया न पढ़ा गया, वो कौन सा हो गया? सिंधु घाटी से पूर्व वाला, पाषाण काल वाला, जब पत्थर ही पत्थर। और आद्य इतिहास जिसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, या जिसके बारे में लिखा और जिसके बारे में बाद में लिखा गया, जैसे सिंधु और वैदिक, वो आद्य इतिहास में आते हैं। और उसके बाद का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल। तो कनिंघम उसके पहले के काल को तो वो मानते ही नहीं थे, क्योंकि उस आद्य ऐतिहासिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के जो साक्ष्य हैं वो उनसे वो सहायता लेकर ही लिख रहे थे। आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यानी कि आपको पता ही है, फायान आया, हवेन सांग आया, तो वो जो 4ठी से 7वीं सदी ईस्वी के बीच आए, तो उन्होंने जो अपने वृत्तांत छोड़े वो सिर्फ बस्तियों के संदर्भ में कि ऐसी ऐसी बस्तियाँ थी।
और वो मगध के बारे में और गंगा के आसपास की घाटी के आसपास की जो बस्तियां थी उसके बारे में लिखा उन्होंने। तो कनिंगम ने केवल उनको ही सच माना कि बस्तियां, शहर सिर्फ अभी गंगा के आसपास ही बसे थे। कनिंगम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा से एक मोहर, उसका रेखा चित्र बना है, मोहर नहीं है ये। हड़प्पा जैसा पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, क्योंकि जब ह्वेनसांग फायान आते हैं उस समय हड़प्पा की तो अभी खोज ही नहीं हुई थी। हड़प्पा की खोज तो कब होती है? 1921 में। पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? 1921 में पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। दूसरा मोहनजोदड़ो। तो उससे पहले जब चीनी यात्री आई तब तो इसके बारे में खोज हुई ही नहीं थी। एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंगम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं सदी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंगम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी, क्योंकि वो चीनी यात्रियों के वृतांत को ही मानते थे और चीनी यात्रियों ने सिर्फ जो उनके समय जो शहर थे, बस्तियां थी, उनके बारे में लिखा। तो ये उसका भ्रम था कि बस्तियां वो और शहर केवल वहीं थे जो चीनी यात्रियों ने लिखे। एक अंग्रेज ने कनिंगम को एक हड़प्पाई मोहर भी दी थी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वो परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। तो वो क्या करें, वो तो ये मानते हैं कि गंगा घाटी, कनिंगम से पहले के लोग भी ये मानते थे कि गंगा घाटी में आरंभिक बस्तियां बसी। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। अब देखो किस तरह से सभ्यता का पता चला। कालांतर में 20वीं शताब्दी आती है, आरंभिक दशक शुरू होते हैं। 1921 की बात, दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबद्ध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक दूसरे पुरातत्वविद थे राखलदास बनर्जी। उन्होंने 1922 में राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। और हड़प्पा की कब हुई? 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा से मिली मोहरों के समान उन्होंने मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। और इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष एक मैगजीन के माध्यम से सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। जॉन मार्शल ने कहा कि भारत में एक बहुत ही पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो खोज 1921-22 में हुई, लेकिन इसको सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम देने वाले जॉन मार्शल, जिन्होंने 1924 में ये घोषणा की। जैसा कि एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। इतना तो पता ही चला कि नई सभ्यता थी, और इतना भी पता चला कि वो मेसोपोटामिया के समकालीन थी, क्योंकि दोनों में कुछ समानता रखते हुए अवशेष मिले हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, क्योंकि कनिंगम जो थे वो एक सैनिक, एक ब्रिगेडियर आप मान सकते हो, वो एक सेनापति थे, एक कमांडर थे। उनको ये पुरातात्विक विभाग का इतना नॉलेज नहीं था।
पहले पेशेवर पुरातत्वविद कौन थे? जॉन मार्शल। वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए, क्योंकि यूनान की सभ्यता में उन्होंने अपनी खोज की और क्रीट के बारे में जाना। उस एक्सपीरियंस को उन्होंने यहाँ काम लिया। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। ये देखो कि किस तरह से सभ्यता की खोज की जाती है। स्तर विन्यास ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि स्तर क्षैतिज नहीं होता। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? क्षैतिज होता है ऐसे बराबर। ये देखो, ये इस तरह से चल रहा है भी, मतलब यहाँ स्थान है, एक यहाँ स्थान है, एक यहाँ। मान लो यहाँ की खुदाई की, जो अवशेष इस जगह पे यहाँ मिले, हो सकता है इस स्थान पर वो ऊंचाई पर मिले, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा आ गई हो उसके बाद, और हो सकता है दूसरी जगह पर ये नीचे में मिले, फिर ऊपर में मिले, फिर ऊपर में। तो ये क्षैतिज नहीं थी। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। अब देखते हैं अपने कितना पाठ रह गया। वीडियो तो 44 मिनट की तो हो गई। 10-1 मिनट की और रहेगी। चलो 10-20 मिनट की दोबारा बना देंगे अपने वीडियो, तो या 10 मिनट की कर दें पूरी। चलो छोड़ देते हैं, 10 मिनट की बाद में बना देंगे। और तो क्या है, 10-1 मिनट की बचेंगी वीडियो। बस आपको ये बता देता हूँ, जितनी छोटी छोटी बातें आपको नोट करवाता हूँ, बताता हूँ, उसको अच्छे से ध्यान में रख लिया करो। और इसके प्रश्नोत्तर बाद में यहाँ से करने का प्रयास करना आप, ठीक है। और आज इतना ही करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई, आप फिर बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते। जब आप देखना स्टार्ट करो तो एक ही बार में इसको कंप्लीट कर लिया करो वीडियो को, किस्तों में मत देखा करो, अच्छे से याद हो जाएगा आपके, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर बांध यही होता है। अपने जल्दी ग्रुप बना के पढ़ने का स्टार्ट करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करके बता दें जो कंटिन्यू मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।